हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि साउंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आई होप दोस्तों आपने हमारा जो इससे पहले साउंड से रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो साइंस सीरीज़ में आप जाकर बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर क्लियर किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने मिलते हैं और आगे भी देखने मिलेंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पराश्रवित तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती हैं दोस्तों? क्या वो सुनी जा सकती हैं? ऑप्शन बी है नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि पराश्रवित तरंगें आखिर होती क्या हैं। कि पराश्रवित तरंगें जो होती हैं दोस्तों, उसकी उनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग आवृत्तियों को हम पराश्रवित तरंगें या फिर इंग्लिश में कहेंगे अल्ट्रासोनिक रेज कहते हैं। तो ऐसी जो तरंगें होती हैं दोस्तों, इनको केवल कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ आदि ही सुन सकते हैं। तो इस तरह की तरंगों को हम नहीं सुन सकते, यानी कि मनुष्य द्वारा इन्हें नहीं सुना जा सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराश्रवित तरंगें जो है मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदनों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या फिर प्रतिध्वनि का निर्धारण। सर करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का जो निर्धारण होता है उसके द्वारा सारी बाधाओं को चमगादड़, डॉल्फिन आदि इसी घटनाओं का प्रयोग करते हैं। दोस्तों प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि अर्थात कि जब कोई ध्वनि किसी बड़े दीवार से, पहाड़ आदि से टकराकर हमें वापस सुनाई देती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों प्रतिध्वनि के लिए जो ध्वनि का स्रोत है और व्यक्ति है उसके बीच में कम से कम 17 मीटर का फासला या फिर दूरी होना आवश्यक है। तो इसके साथ ही दोस्तों 17 मीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा बन जाता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और वक्ता के बीच में कितने मीटर का फासला होना चाहिए, कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए आज सही आंसर है 17 मीटर का। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रतिध्वनि का निर्धारण। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण हमें चंद्रमा पर, धरातल पर अगर कोई विस्फोट होता है तो सुनाई नहीं देता। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमें सब पता है कि ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा पर हमें विस्फोट सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है मनोविज्ञान और ऑप्शन डी है मुद्रा प्रचलन। सर करेक्ट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। तो क्या है डॉपलर प्रभाव दोस्तों? डॉपलर प्रभाव में क्या होता है कि जब श्रोता अथवा और किसी वस्तु के जो आपसी आपेक्षिक गति होती है, यदि दोस्तों यदि कोई कार, इंजन है ट्रेन का, वो इस ओर गति कर रहा है और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म में, तो फिर ये जो इंजन है इसकी आती हुई जो सीटी की आवाज़ है वो हमें दूर पर किसी और वेग में सुनाई देती है। पास आते आते उस सीटी की आवाज़ जो है हमें तीखी, या फिर कहते हैं कि उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे ही इंजन हमारी ओर आता जाता है उसकी आवृत्ति बढ़ जाती, तीव्रता बढ़ती जाती है सीटी की। तो इसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं कि यदि कोई भी स्रोत जो है उसकी गति के कारण तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, इसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ध्वनि, डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इको साउंडिंग का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का उपयोग किया जाता है। इको साउंडिंग का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ऑप्शन से प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित अथवा धातु से संबंधित। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एकॉस्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जल के नीचे सुराही जो है भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन है विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या फिर परावर्तन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अनुनाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है अनुनाद। दोस्तों अनुनाद क्या होता है? अनुनाद जो होती है एक उच्च गति का कंपन होता है। अनुनाद जो है वो एक उच्च गति का कंपन होता है दोस्तों। अर्थात जब कंपन या आवृत्ति और आयाम की गति अधिक तीव्र हो जाती है तो हम उसे अनुनाद की संज्ञा दे देते हैं, और इसी अनुनाद के कारण हमें जो है सुराही में पानी भरते समय एक ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों एट्थ क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, किंतु उनकी आवाज़ हमें अवश्य सुनाई देती है। तो यह किसके कारण होता है? ऑप्शन से परावर्तन या फिर ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण या फिर ध्वनि के विवर्तन के कारण। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ध्वनि के विवर्तन के कारण ऐसा होता है। ध्वनि का विवर्तन क्या होता है दोस्तों? जब ध्वनि हम किसी अवरोध से टकरा कर मुड़ जाती है तो उस किनारों पर जो मुड़ना होता है, यदि सपोज हम इस कमरे पर बैठे हुए हैं और हमें इस कमरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये उसमें होता क्या है कि दरवाजे के द्वारा इस कमरे की आवाज़ मुड़कर हम तक पहुंच जाती है, और यही ध्वनि का जो मुड़ना है किनारों पर से उसे हम ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इसी कारण से हमें बाजू वाले कमरे से आवाज़ सुनाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो वस्तु का वेग होगा और उसी माध्यम में ध्वनि का जो वेग होगा, ध्वनि का वो वेग जैसे कि हम सब जानते हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन नंबर या फिर मैक संख्या। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इनके अनुपात को हम मैक संख्या कहते हैं। मैक नंबर से हमें दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर है मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आर्द्र वायु में ध्वनि का जो वेग होता है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में ऑप्शन ए है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन बी है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी है शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है या फिर दाब कम होता है। ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। देखिए दोस्तों आर्द्र वायु में जो ध्वनि का वेग है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में जो है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इस वजह से वहाँ पे ध्वनि का वेग भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक जेट वायु विमान जो है 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? देखिए दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये आपके मैक नंबर से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैक नंबर होता है ये जो पिंड की गति होती है, यहाँ पर जैसे कि ये वायुयान की गति दी हुई है, तो ये वायुयान की गति अपॉन में जो वायु की गति है, ये ध्वनि वायु में ध्वनि की जो गति है उसके अनुपात के बराबर होता है मैक नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से, तो 2 मैक उसका मैक नंबर दिया हुआ है कि वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो हमें उस वायुयान की चाल को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो सीधा आंसर निकल आता है हमारे पास 664 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर वायुयान का जो वेग है 2 मैक है, दुगना है, तो वायुयान की जो चाल होती है वो वहाँ पे दोगुनी हो जाती है। सीधा ये रिलेशन हो बनता है दोस्तों, ध्वनि की चाल का दोगुना हो जाता है। यदि 3 मैक से उड़ रहा है तो ध्वनि की चाल का 3 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा 664 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सोनोग्राफी, ऑप्शन बी है ईसीजी, ऑप्शन सी है ईईजी और ऑप्शन डी है एक्सरे। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो एक जैव पद्धति इसमें में पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है राडार, सोनार, पुकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सोनार। सोनार के द्वारा हम ऋजु रेखन आदि का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि किसी पुल पर सैनिक कदम से कदम मिलाकर मार्च करें तो पुल के गिर जाने का खतरा बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? तो ए अनुनाद, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी पुल पर एक साथ अधिक बल लगना, या फिर ऑप्शन डी प्रघाती तरंगों का उत्पन्न होना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अनुनाद। अनुनाद के कारण ही ऐसा होता है कि जब सैनिक कदम से कदम मिलाकर पुल पर चलते हैं तो सैनिकों और जो पुल का आयाम होता है, आवृत्ति होती है, वो बराबर हो जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि जो अनुनाद होता है वो उच्च गति की कंपन तरंगें होती हैं, तो इस वजह से ही जो पुल पर है अधिक बल लग जाता है और उसमें खतरा आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा क्या है? शोर को सहन करने की सीमा क्या है? 20 डेसिबल, 180 डेसिबल, 65 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल? द करेक्ट आंसर दोस्तों 80 डेसिबल। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जो शोर को सहन करने की सीमा बताई गई है तो वो 80 डेसिबल है। अगर हम यहीं पर क्वेश्चन को इस तरह से बदल दें कि मनुष्य के जो सुनने की सीमा है, सुनने की जो क्षमता है, उसे हम 60 डेसिबल में मापते हैं। जी हाँ, 60 डेसिबल जो है नॉर्मल हमारी बातचीत और सुनने की तीव्रता होती है साउंड की। लेकिन अगर शोर करने की सहन की सीमा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर 60 डेसिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन क्या है? दोस्तों इसमें ऑप्शन है, डॉपलर ने किया है इसका प्रतिपादन, या फिर न्यूटन किया है, सेबिन या फिर लॉपलास। करेक्ट आंसर है सेबिन ने। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि अनुरण काल क्या कहलाता है। अनुरण काल देखिए दोस्तों, इस इंग्लिश में हम कहते हैं रिवर्बेशन पीरियड। रिवर्बेशन पीरियड अर्थात कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम किसी सिनेमा घर आदि में जब किसी बड़े हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो काफ़ी बड़े रूप में हम तक पहुँचती हैं, और उसके बाद जो उन ध्वनि तरंगों, अगर वो ध्वनि तरंगें किसी पर्दे से परावर्तित ना हो तो वो हमें एक शोर के रूप में सुनाई देती हैं। तो इसे जो अनुरणन है, रिवर्बेशन, उसे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जो ध्वनि तरंगें मल्टीपल कई बार रिफ्लेक्शन होके हम तक पहुंचती हैं और तब हम उन्हें क्लियरली सुन पाते हैं। अगर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो दोस्तों तो जो भी भाषण आदि बड़े बड़े हॉलों में दिए जाते हैं वो हम तक स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं। तो इसे ही हम अनुरण काल या फिर रिवर्बेशन कहते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है वो सेबिन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। 17 क्वेश्चन है कि जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण या तो परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर अनुनाद। करेक्ट आंसर दोस्तों व्यतिकरण। जो ध्वनि का व्यतिकरण होता है, इस वजह से हमें दो लाउडस्पीकर की एक साथ जो आवाज़ होती है वो सुनाई नहीं देती। तो व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों? व्यतिकरण में क्या होता है, 2 ध्वनि तरंगें जब एक साथ गमन करती हैं और उनकी आवृत्ति और आयाम दोनों ही एक जैसी होती हैं, समान होती हैं, तब वहाँ पर इन दोनों ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण या फिर हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग हो जाती है। और ओवरलैपिंग होने के पश्चात अगर दोनों तरंगों का आयाम और आवृत्ति के साथ ये कलाएं भी अगर सेम हैं तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। अगर कलाएं विपरीत चलती हैं तो वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो जाता है। ये सारी डिटेल हमने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है दोस्तों? 2 लाउडस्पीकर के चलने के साथ साथ व्यतिकरण की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह किस कारण संभव है? अनुनाद के कारण, विस्पंदन के कारण, व्यतिकरण के कारण या फिर विवर्तन के कारण? तो ऐसा दोस्तों अनुनाद के कारण ही संभव है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि ऐसा क्यों करता है? ताकि डर को दूर कर सके, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन सी है अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, या फिर मुंह से वायु निकालने के लिए। तो ऐसा वो इसलिए करता है दोस्तों ताकि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को वो बराबर कर सके। यदि वायु के दाब बराबर नहीं होगा तो उसके कानों पर अधिक दाब पड़ने से वह उसके कानों में क्षति पड़ सकती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या फिर तीव्रता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आवृत्ति। इसकी पूरी डिटेल पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं किस तरह से जो आवृत्ति है तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका कारण क्या है? ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम को आग से सुरक्षा करना या फिर ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। यही रिवर्बरेशन या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है दोस्तों कि जब अधिक ध्वनि हो जाती है तो ध्वनि का अवशोषण कर लिया जाता है। वहाँ के जो रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि होते हैं तो उनके द्वारा ध्वनि का अवशोषण कर लिया जाता है और प्रतिध्वनि को रोक ली जाती है और हमें एक क्लियर वॉइस सुनाई देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन है 224 फीट, 56 फीट, 58 फीट या फिर 100 फीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 56 फीट। 56 फीट या फिर इसी को हमने जैसा कि ऊपर बताया था 17 मीटर। दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेड हॉल का अनुरण काल क्या होता है? डेड हॉल का अनुरण काल क्या होता है? रिवर्बरेशन पीरियड क्या होता है? 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड या फिर 8 सेकेंड। तो इसका अनुरण काल दोस्तों 0 सेकेंड होता है। जो डेड हॉल होते हैं, अर्थात डेड हॉल कहने का मतलब है जहाँ पर हमें प्रतिध्वनि बिल्कुल भी ना सुनाई दे, उसका काल सुनाई दे जो आवाज़ है उसे ही हम कह रहे हैं कि वो 0 सेकेंड का होता है। अनुरण काल, रिवर्बरेशन पीरियड 0 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन है, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन बी, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी है, बच्चे में अधिक ताकत होती है, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों, बच्चे की जो आवाज़ का तारत्व होता है वो पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। जो तारत्व है, पिच है दोस्तों, वो सीधे आवृत्ति पर डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे वीडियोज़ और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।